नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के बाद ममता बनर्जी सकपकाई हुई हैं। बंगाल की राजनीति में तूफान सा आ गया है और ममता काफी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार, कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, एक तरफ तो बंगाल की राजनीति में तूफान सा आया हुआ है और एक तरफ जहां पर ये तूफान आया हुआ है, दूसरी ओर एक और खबर ने इसे और ज्यादा सुलगा दिया है और वो ये है कि जो सौमित्र खान है, बीजेपी के सांसद हैं, पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब उनकी जो पत्नी है टीएमसी में शामिल हो गई है और अब जो सांसद साहब हैं वो तलाक लेना चाहते हैं अपनी बीवी से। देखिए, ये कितनी अजीब व गरीब खबर है जी कि राजनीति बंगाल में किस हद पे, किस स्तर पे होती है जी कि आप घर में 2 शख्स हैं और दोनों अलग अलग पार्टी के हैं तो एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसका मतलब तो यही हुआ। और ये पता चलता है कि इससे किस तरीके का वहाँ पे पॉलिटिकल डिवीजन है समाज के अंदर में, क्यों वहाँ वायलेंस होता है, क्यों इतना ममता बनर्जी जो है एग्रेसिव होती है जी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस केस में कुछ और भी बातें हो रही हैं कि जो सुजाता मंडल जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन किया, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि उनको तलाक के लिए जो है वो अभी तक उनको कोई बात नहीं आई है उन तक, और उस तरह का कोई नोटिस भी नहीं हुई, कोई बातचीत भी नहीं हुई है। और इससे ज़्यादा ही एक और मसला जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वो प्रधानमंत्री को पिता तुल्य समझती हैं, कि उनके जो है वो बहुत महान समझती हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये 2-3 घंटे के अंदर ही इस तरह से बयानबाजी हो रहा है, तो वो तो एक इंडिविजुअल केस ये अलग है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि बंगाल में जो पॉलिटिकल डिवाइड है, विचारधारा, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, उसका एक ये प्रतिबिंब है कि वहाँ पे किस तरीके से लोग पूरी तरह से डिवाइडेड हैं। आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। वहाँ पे इससे समाज में जो राजनीति, उसमें वॉयलेंस होना, वो एक उसको कह सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल सा चीज़ दिखता है जी। इसका मतलब डॉक्टर मनीष यही वाली बात हो गई कि अगर हमने किसी पार्टी को वोट दिया है तो हमारे हस्बैंड को या वाइफ को उसी को देना चाहिए। ये उस तरह का आप घर तो छोड़ दीजिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बंगाल को समझना, वहां की राजनीति को समझना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है दिल्ली में बैठे एनालिस्ट लोगों के लिए। आप घर की बात कर रही हैं, मोहल्ला का मोहल्ला, इलाका का इलाका बदल जाता है। दूसरी पार्टी के लोग फला इलाके में वो घुस नहीं सकते, वामपंथी इस गांव में आ नहीं सकते जी। वो पहले ही लिखा हुआ रहता है, वहां पे झंडा वंडा जो लग जाएगा पहले ही। वो बीजेपी का गांव है, ये तृणमूल का गांव है, तो तृणमूल का गांव है तो कोई बीजेपी वाला घुस नहीं सकता, घुसेगा पिटाई खा जाएगा। तो वो गांव के गांव, इलाका का इलाका चेंज हो जाता है। ये तो परिवार में तो परिवार की कोई तो गिनती नहीं है जी। ये पूरा का पूरा आप वोट नहीं दे सकते। दूसरे किसी पार्टी का आप उस गांव में रहते तो दूसरी पार्टी का कोई झंडा नहीं लगा सकते। बहुत सारे वॉयलेंस जो इस तरह के होते हैं कि भाई एक शख्स जो है वो गांव में बीजेपी का झंडा लगा लिया तो उसको मारते मारते लोगों ने मार दिया। बहुत पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। वो क्यों होती है? वो इसी वजह से कि वो पूरा गांव का गांव वो दरअसल टीएमसी का है जी। वहां किसी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसने झंडे वगैरह लगा लिए, तो वो वॉयलेंस में वो तब्दील हो जाता है। और इस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना ये बंगाल के लोग ही कर सकते हैं जी। अगर कोई बाहर का, जैसे ये पीके टाइप का आदमी जो कभी दिल्ली में राजनीति करता है, तो कभी गुजरात में करता है, तो कभी बिहार में जाकर करता है, तो उसके ये पल्ले नहीं पड़ने वाला बंगाल की राजनीति। और इसलिए ममता बनर्जी ने जो सब कुछ सर्वस्व उसके हाथ में जो दे दिया है, सारा स्ट्रेटजी से लेके सब कुछ, इस वजह से भी ममता की जो गाड़ी जो है वो उसके जिसको कहते हैं गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो गाड़ी में जो है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम टीएमसी जो है वो सफर कर रही है जी। मनीष जी, आपने यहाँ पर पीके की बात की, तो पीके ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जहाँ एक तरफ लोग उनके खिलाफ बोलते रहे हमेशा, अब पीके सामने आए, उन्होंने कहा है कि अगर डबल डिजिट्स क्रॉस कर जाती हैं बीजेपी की सीटें तो वो ट्विटर ही छोड़ देंगे हमेशा के लिए। भाई ट्विटर छोड़ देंगे, बहुत बड़ा एहसान करेंगे। तब तक तो आप
ममता बनर्जी को डुबा चुके होंगे, है ना। ये मार्केटिंग के लोग हैं, झूठे लोग होते हैं। ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। क्या किया था इन्होंने जी। पूरा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नैया डुबो दी। यूपी के दो लड़के, और वहां भी यही आउटसाइडर बाहर से आया है, गुजरात के दो आउटसाइडर यूपी में आ रहे हैं। यही जार्गन, यही स्ट्रेटजी, यही बुद्धि खटिया पे कर रहे थे ये। वहां पे यूपी के अंदर में खटिया पे बात चर्चा, पब्लिक खटिया लेके चली गई और ठेंगा थमा दी, बर्बाद हो गए ये लोग। तब आपने क्या छोड़ा था? आपके ट्विटर छोड़ने ना छोड़ने से कौन सा नेशनल न्यूज होगा? ये जो है लेफ्ट कबाल के जो दिल्ली में बैठे हुए जो दलाल किस्म के पत्रकार और एनालिस्ट जो खाते हैं पैसे प्रशांत किशोर की और आर्टिकल लिखते हैं उसके, मैं कहा बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट है, बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट है। हकीकत क्या है? ये जो 2 दिन की यात्रा हुई जी अमित शाह के, वो ममता बनर्जी के गढ़ में, वो इलाका जंगल महल कहलाता है। ये तमाम ये बांकुरा, सिंहभूम, बीरभूम, मिदनापुर, इन सब इलाकों में ममता बनर्जी पूरी तरीके से पूरा कंट्रोल है जी। शुभेंदु अधिकारी के जाने से आपका ये जो गढ़ है ये दरक रहा है। ममता बनर्जी पहले दिन जब शुभेंदु अधिकारी वगैरह ज्वाइन किए तो उनको लगा कि भाई ये चलो कोई बात नहीं, इस तरह से हो सकता है जी। पार्टी के अंदर कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभिषेक बनर्जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई अच्छा हुआ चला गया, इसलिए पॉलिटिकल टीएमसी की तरफ से जो बयान आया, कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाई ये सब तो डेड उड थे, बेकार, इनको जाना ही था, ये गद्दार हैं तो ये है तो वो है करके आपने भगा दिया। लेकिन जो दूसरे दिन ये जो गुरुदेव की जो शांति निकेतन से जो मार्च निकला, ये जो रोड शो हुआ अमित शाह का, उससे टीएमसी के अंदर अशांति फैल गई। ये तो गढ़ में इस तरह का पब्लिक, अच्छा देखिए किस तरीके से हुआ। अब पीके कह रहा है कि भाई ये सब तो बेकार छलावा है। अमित शाह का जो पूरा जो ये ट्रिप रहा वो फ्रेंडली मीडिया, ये दिल्ली में जो कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा के, अरे भाई पागल बना रखा है लोगों को। तस्वीरें झूठ बोलती हैं क्या? वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं वो झूठे हैं, वो लाइव चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कोई वीडियो, कोई वहां सिनेमा की शूटिंग हो रही है। आप कह दोगे और लोग मान लेंगे। तो यही वो बेचने की कोशिश की। मार्केटिंग आदमी ये कुछ से कुछ बेचता रहता है, कभी शिवसेना में कुछ बेच देता है, कभी केजरीवाल के सामने कुछ बेच देता है, कभी प्रियंका गांधी को कुछ सटा जाता है, कभी वो राहुल गांधी को कुछ बेच देता है। अभी मालूम चल रहा है कि वो डीएमके को भी कुछ बेच रहा है। अब ये बिहार का लड़का है, डीएमके के बारे में क्या बताएगा? क्या वहां के राजनीति बताएगा? तो ममता बनर्जी को अब समझ में आने लग गया और इसलिए वो लगी है डांट वहां कि अपना ये जो ताम तमोड़ा जो है ना, ये आईपैक फाईपैक बंद करो इसको। ममता बनर्जी तो एग्रेसिव लेडी है जी, और हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। और ये क्यों बोल रही है? क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स अब ममता बनर्जी को बोलना शुरू कर दिए। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने बहुत देरी कर दी है रियलाइज करने में? वो क्योंकि पुत्र मोह, यहां भतीजा मोह है। जिस प्रॉब्लम की वजह से कांग्रेस तबाह हो गई कि भाई बेटा को बनाना प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस चौपट हो गई। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी उसी, जब राजा धृतराष्ट्र हो जाए तो उस हस्तिनापुर का तो डूबना, तबाह होना, बर्बाद होना वो तो निश्चित है। बिल्कुल। ये सब पार्टी के साथ होगा। धृतराष्ट्र बने कि नहीं, बस आपका जो है कौरवों वाला हाल होगा। तो ये चीज, तो ये जो डांट वाट पड़ी है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि भाई मैं अब डिसाइड करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कल्याण बनर्जी, सुगत राय सब बोलना शुरू कर दिए कि भाई इस पीके की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ममता बनर्जी आगे आकर के उन्होंने साफ साफ कहा कि एक तो एग्रेसिव, आपने जैसा इंट्रो बताया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो बहुत एग्रेसिव जी। तो अब वो लगातार इस बात को कह रही है कि हम जिस रास्ते पे अमित शाह ने रोड शो किया है, हम भी उसी रास्ते पे रोड शो करेंगे और हम बताएंगे कि भाई जनता का समर्थन क्या होता है। ये उनका गढ़ है।
हालांकि ये गलत स्ट्रेटजी है। आप पुरुलिया में कर लो और आसपास और भी शहर है जहां आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्योंकि ये रिएक्शनरी राजनीति करती हैं तो वो उसी रास्ते से, उसी जगह, उसी शहर में उसी रास्ते से गुजरेंगी जी। लेकिन अब ममता बनर्जी को कौन समझाए कि ये काम करके आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। भाई 3 किलोमीटर ही तो बोलपुर है, उससे ज्यादा लंबा थोड़ी है। यहां से वहां तक शांति निकेतन से बाहर निकलिए 3 किलोमीटर आगे जाइए, शहर खत्म। अमित शाह के रैली में जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ आएगी तो दिखाई भी नहीं देगा विजुअली, अगर टेलीविजन की अगर बात करें तो। बिल्कुल भाई सड़क है या फुटबॉल ग्राउंड है, वो तो एरिया फिक्स्ड है, कितना ही आदमी आप लेकर के आएंगे। तो उसमें दिक्कत क्या आने वाली है, फिर लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे। ये जो ममता बनर्जी बाहरी और इनसाइडर, बंगाली नॉन बंगाली जो कर रही है, लोग फिर कंपेयर कर देंगे कि भाई तुम तो बंगाली हो, तुम तो इनसाइडर हो, तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे में इतनी भीड़ है, इतना ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम होगा अमित शाह की भीड़ में। तो आपने क्या किया, आपने अभी तक, अब देखिए स्ट्रेटजी, पता नहीं ये प्रशांत किशोर किस तरह की स्ट्रेटजी बनाता है। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें हैं असेंबली के अंदर, सिर्फ 3 सीट। वो चैलेंजर बन गया, वो मेन चैलेंजर बन गया। उससे आपकी नींद उड़ी हुई है कि भाई ये 3 सीट पाने वाला और 200+ पाने वाली ममता बनर्जी वो डरी हुई है, पीछे पीछे चल रही है। आप क्या करोगे? आप अगर ये ममता बनर्जी, जैसा कि खबर आ रही है कि वो उसी जगह पे वो रोड शो करने वाली है, तो आपने एक तो लेजिटिमाइज आप कर देंगे कि बीजेपी, अमित शाह आपके टक्कर में आकर के आपको चुनौती देने वाली पार्टी है। ये आप अपने कर कमलों से के द्वारा स्थापित करेंगे। जी। आप जो है बाकायदा अपनी गलत स्ट्रेटजी की वजह से आप उसको आप स्थापित कर दोगे और वहां से खेल फिर और बदल जाएगा। जी। तो ये कहानी है। जी मनीष जी, एक तरफ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, और वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से वो बोल रही हैं कि सीए एनआरसी के वो खिलाफ हैं और किसी को भी बंगाल छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अमित शाह ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो है कानून है, ये तो लोगों को नागरिकता देता है, तो झूठ तो वो खुद बोल रही हैं। इसका मतलब देखिए, ममता बनर्जी ऐसी राजनीति कर रही हैं, पता नहीं, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं बहुत ही हाई स्टीम में, जब वो कम्युनिस्टों से लड़ा करती थी तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और ममता बनर्जी की मैं बहुत तारीफ करता था कि वामपंथी से अगर कोई लड़ सकता है हिंदुस्तान में तो वो ममता बनर्जी लड़ सकती है। और किस तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर कि बांग्लादेशी बाहर जाओ, जो भी बांग्लादेशी मुसलमान आया है उसको बाहर करो, ये इलीगल माइग्रेंट जो है ये हिंदुस्तान में उपद्रव मचा रहे हैं, इसको लेकर के लड़ती थी। कागज वगैरह जो है स्पीकर के चेहरे पे फेंक देती थी। और मैं आपको बताऊं, इसी बांग्लादेशियों को बाहर भगाना है बंगाल से, इसको लेकर के ये मारपीट भी की है लोकसभा के अंदर। समाजवादी पार्टी के एक लीडर को घूंसा भी लगाई थी। तो लगता था उस समय कि ये बहुत जो है वो जी कर्मठ लेडी है, मैं बहुत तारीफ भी किया करता था। अब अचानक से क्या हो गया इनको? अमित शाह एक ट्रैप करते हैं और ये ट्रैप में फंस जाती है। अब आप देखिए अमित शाह ने क्या किया 2 दिन में। वो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तो बाउल सिंगर, पिछले बार जब वो गए तो बिरसा मुंडा, वहाँ पे मथुआ कम्युनिटी, गरीब, किसान, प्लस जितने भी मंदिर आ रहे हैं, चाहे सिद्धेश्वरी देवी है, महामाया देवी है, काली मंदिर है, ये हर जगह जा करके वो अपनी राजनीति के, और आप वो मंदिर जाते हैं और आप बयान देते हो कि तो हिंदू मुसलमान करने आया है। अरे वो तो करने ही आया है, आप क्यों उसको और लेजिटिमाइज कर रहे हो? कहीं को सीए एनआरसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल। एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई ये सीए कब आएगा, जाते जाते, दैट वाज हिज लास्ट सेंटेंस आई थिंक,
अमित शाह का जो 2 दिन का दौरा हुआ, वो लास्ट में एक सेंटेंस वो गिरा करके चले गए कि भाई कोरोना खत्म होगा फिर सीए एनआरसी सब लागू होगा बंगाल के अंदर में। अब ममता बनर्जी को इसको इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने पकड़ लिया। वो चाह रहे थे कि उसने ट्रैप किया और आप जो है उस ट्रैप में फंस गई। अब और वो पोलराइज करने वाला मसला है, बिल्कुल ये और पोलराइज होगा। तो राजनीति में कौन से मुद्दे को पकड़ना है, किसे नहीं पकड़ना है, किसे इग्नोर कर देना है, किसका बढ़ चढ़ के जवाब देना है और कैसे जवाब देना है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ममता बनर्जी तो वहां पे सबसे बड़ी लीडर है। अभी 5-6 महीने बाकी हैं। हर चीज पे आप बिल्कुल ही इसको कहते हैं जिद पकड़ लेती हैं कि भाई ये ऐसा कहा गया, इसका ये जवाब, इसका। राजनीति में इतना भी एग्रेशन जो है वो ठीक नहीं होता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अपने गलत सलाहकारों और अपने टेम्परामेंट की वजह से, अपनी जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस उनका जो है, उस वजह से वो हारती हुई नजर आ रही है, जमीन को खोती हुई नजर आ रही है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से डॉक्टर मनीष ने कहा कि ममता बनर्जी एक हाजिर जवाब नेता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह को लेकर कहा, उनके आरोपों को लेकर कहा कि वो इनका जवाब कल देंगी, उससे यही लगता है कि शायद ममता बनर्जी के पास अमित शाह के तमाम सवालों का जवाब है ही नहीं, क्योंकि अगर उनके पास जवाब होता तो वो तुरंत ही उसका जवाब दे देती। शायद आज रात भर वो इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेंगी और उसके बाद कल जनता के सामने आएंगी और तमाम सवालों के जवाब देंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।